एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग समझने वाले हैं फंक्शन और यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की क्या यूटिलिटी है, क्या यूज़ है। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने समझा था कि टीचर्स के लिए क्या यूज़ या क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन साइकोलॉजी की। तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि बाकी लोगों के लिए इसकी क्या यूटिलिटी है, यानी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानना। तो पॉइंट वाइज हम बात करेंगे और देखेंगे इसमें क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं गार्जियंस के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है या क्या यूज़ है एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो अगर किसी भी गार्जियन को ये चीज़ पता होगी, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में उसको नॉलेज होगी, तो वो देख पाएंगे कि चिल्ड्रन जो होते हैं यानी बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एन मिस हो गया है, एन आएगा यहाँ पे चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है उसका सीक्वेंस क्या होता है, ये उसके बारे में जान पाएंगे अगर वो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। अगर एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं और उस वजह से वो ग्रोथ सीक्वेंस के बारे में जानते हैं बच्चों के, तो वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि बच्चों को जो एजुकेशन देनी चाहिए वो उनके इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड के बेसिस पर देनी चाहिए। यानी हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, उसका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेट करना चाहिए। ये चीज़ गार्जियंस को भी समझ में आ पाएगी और इसकी वजह से वो बच्चों को उस करियर में भेजेंगे, उस चीज़ में भेजेंगे जो उनके लिए सही है, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग। जहाँ पे उन्हें जाने की ज़रूरत है, जिस फील्ड में जाने की ज़रूरत है, वहाँ पर गार्जियंस उनको भेजेंगे, उनको अलाउ करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में गार्जियंस को भी पता हो। चलते हैं आगे, यूटिलिटी फॉर प्रिंसिपल्स। अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की लाइफ में भी बहुत यूटिलिटी होती है, बहुत यूज़ होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का। क्योंकि जो एक प्रिंसिपल है उसे बहुत रोल्स निभाने होते हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम करता है या काम करती है, एक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी, एक मैनेजर की तरह भी और एक टीचर के जैसे भी। तो इन सभी रोल्स में वो जस्टिस कर सके, इन सभी रोल्स के साथ, इन सभी रोल्स में वो फिट आ सके और एफिशिएंटली काम कर सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में प्रिंसिपल को भी पता हो। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन साइकोलॉजी की। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका ही काम है कि वो ऑर्गेनाइज करे चीज़ों को और एफिशिएंटली काम कर सके चीज़ें, इस बात की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि कैसे ग्रोथ होती है और कैसे डेवलपमेंट होता है एक इंसान का। ठीक है, हमें इससे ये भी बात पता लगती है कि जो हम बच्चे हैं उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ किस तरीके से बदलती हैं डिफरेंट एज ग्रुप के साथ। जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनका काम होता है करिकुलम को बनाना और उसका एम डिसाइड करना कि करिकुलम का एम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा करिकुलम का, और उसी हिसाब से जो करिकुलम है उसको बनाया जाता है। तो अगर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजर्स को ये चीज़ पता होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता होंगे कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, और ये चीज़ पता होगी कि हर एक बच्चा अपनी डिफरेंट एज ग्रुप में अलग अलग होता है। यानी 10 साल का बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कि 20 साल का बच्चा होगा। एज के साथ भी जो नीड्स हैं, जो चीज़ें हैं, सब वो बदलती हैं। अगर ये चीज़ पता होगी एजुकेशन ऑर्गेनाइज़र को, तो वो अच्छी तरीके से एम सेट कर पाएंगे अपने करिकुलम का और करिकुलम को उसी तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू दी चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू दी चिल्ड्रन पोजेसिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। यानी बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग एप्टीट्यूड होता है उनके अंदर, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बन पाएगा, डिफरेंट एज ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजर्स को पता हो कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजर्स के सामने बहुत सारी अकेडमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो अगर उनको एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पता होगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है कि यूटिलिटी फॉर एजुकेशनल मैनेजर्स। जो एजुकेशनल मैनेजर्स होते हैं उनके लिए क्या यूज़ है एजुकेशन साइकोलॉजी का। एजुकेशनल मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेज करना, अरेंज करना और एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली रन करना। एजुकेशनल मैनेजर का काम होता है कि वो हर एक फील्ड के लिए पर्सन्स को चुने,
यानी कि जो काम जिस पर्सन को करना है वो कैसा होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी एप्टीट्यूड होना चाहिए, ये सब एजुकेशनल मैनेजर देखते हैं। तो अगर उन्हें एजुकेशन साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो एक सुटेबल पर्सन ढूंढ सकते हैं हर एक फील्ड के काम को करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो ये देखें कि जिन लोगों को उन्होंने हायर किया है काम करने के लिए वो प्रॉपरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा भी रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो एजुकेशन साइकोलॉजी को जानते हैं तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर उनको पता है तो जो एजुकेशनल प्रॉब्लम या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये यूटिलिटी हमारी होती है मैनेजर्स के लिए, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज़ या इस्तेमाल क्या है मैनेजर्स के लिए। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या यूज़ होता है या क्या फंक्शन होता है इन सब लोगों के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।